हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। भारत की कुछ ऐसी स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटीज हैं जिसके बारे में शायद ही हम भारतीयों को पता है। और जब इसे एक इकोसिस्टम अप्रोच में आप रीड करेंगे और जब आप थ्रेट परसेप्शन देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ये क्यों कह रहे हैं। वो बहुत डायरेक्टली एक वार्निंग देना चाहते हैं भारत को, भारत सरकार को, भारतीयों को। एक स्टॉर्म आ रहा है और ये स्टॉर्म आपको बहुत अचानक सडन हिट दे सकता है। दुनिया में ग्लोबलाइजेशन का जो गेम है वो बहुत बुरी तरीके से पलट रहा है। आप न्यूज़ देखिए एक एक करके और याद से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हाइप कर दीजिए। सबसे पहले 3 इंडियन सीफेरर्स इनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसके ऊपर बहुत आवाज़ें उठती हैं भारत में। सब लोग काफ़ी आहत हैं और लोग ये पूछना चाहते हैं कि हमारा एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। दैट्स फाइन। बट आप एक दूसरी कहानी देखिए कि जो भारतीय भारत छोड़ के चले गए थे, सीईओज बन गए थे, उन्हें H1B वीजा फ्रॉड पे धक्के मार के कंट्री से बाहर निकाला जाएगा। इसके साथ वो अपनी कंट्री के एक रियल एस्टेट बूम को भी हर्ट करने के लिए तैयार हैं। H1B क्रैकडाउन ऑन इंडियन वर्कर्स एरोड अ टेक्सास रियल एस्टेट बूम। ठीक है। एंथ्रोपिक अनवेल्स क्लॉड माइथोस 5 फॉर पार्टनर्स, सेफर फेबल 5 फॉर जनरल पब्लिक। तो ये बड़ी मतलब एक आप टेक में एक रेवोल्यूशन की तरह देखा जा रहा है जो काम एंथ्रोपिक कर रहा है। एंथ्रोपिक और पेंटागन के रिश्ते वो अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई जो मिलिट्री एज, जो मिलिट्री ग्रेड टेक और जो एज चाहिए आज पेंटागन को, वो एआई प्रोवाइड कर सकता है। और ये चाहते नहीं कि अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिल जाए पेंटागन को, तो उसका जो खामियाजा है वो एंथ्रोपिक के ऊपर पड़ रहा है। वर्जन ऑफ एआई टूल टू पावरफुल फॉर पब्लिक रिलीज्ड टू पब्लिक। ये कौन कह रहा है? ये बीबीसी कह रहा है। ओके। उसके बाद आता है यूएस ऑर्डर्स एंथ्रोपिक टू डिसेबल एआई मॉडल्स फॉर ऑल फॉरेन नेशनल्स। मतलब आप कहीं के भी नेशनल हो, आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर क्यों ना हो, आप चाइनीज हो, आप इंडियन हो, आप ताइवानीज हो, इट डजंट मैटर। आप भाई जापानीज हो, इट डजंट मैटर। कोई भी फॉरेन नेशनल को ये टेक नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है ये मिलिट्री ग्रेड टेक है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अब इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। तो यू आर स्टेयरिंग एट अ होस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। और आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि भारत की स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटीज, क्योंकि आप में से जो लोग कोविड के टाइम से ये चीजें बहुत केयरफुली नोटिस कर रहे हैं, तो चाहे पीपी किट हो, चाहे एपीआईज हो, ठीक है, मेडिसिन से लेकर आज एआई तक, हर जगह आपको दिख रहा है कि कंट्रीज जिनके पास कोर टेक्नोलॉजीज हैं, जिनके पास सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज हैं, डुअल यूज टेक्नोलॉजी है, या फिर ऐसी कोई टेक है, या फिर ऐसा कोई सप्लाई है जिससे कि आपको वो घुटने पे ला सकता है, तो वो डेफिनेटली ये करेगा। वो आपको हमेशा परेशान करेगा। और वेरी रिसेंटली एज ऑफ टुडे हम एक ईरान थ्रेट से गुजर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये इजराइल ईरान के बीच में जो भी हुआ है उससे इंपैक्ट भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पे हुआ है। एनर्जी क्राइसिस जो भारत में क्रिएट हुआ है वो इसलिए होता है कि आपकी एनर्जी सिक्योरिटी वो वल्नरेबल है। तो इसलिए आज भारत की सारी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटीज को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्लियर एंड कट। ना आप सोचिए कि आज भी हम ये डिबेट कर रहे हैं कि एक तहसीलदार, एक एसएचओ, एक पुलिस वाले को, एक टीटी को कैसे बिहेव करना चाहिए। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्फीयर हेड कर रही है। और सबसे बड़ा कारण कि ब्रिटिशर्स चले गए, बट वो अपने मैं कहूंगा ब्राउन बाबूज छोड़ के चले गए थे। आईएएस, आईपीएस और ये पूरा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो कि करप्शन पे फीड करता है, जो कि पैसे के लिए जीता और मरता है। एक ऐसा सिस्टम जिसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के नाम पे शून्य बटे सन्नाटा, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा भारत में जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर डायरेक्टली ना हो, प्राइम मिनिस्टर बार बार खबर ना लेते हो, तब तक इनोवेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। फाइटर जेट में हमें दसौर से चाहिए, इनका अगर बस चले तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब भी किसी और से बनवा लेते, ये मिसाइल भी किसी और से बनवा लेते। और जो हल्का फुल्का काम भी हुआ ना भारत में, वो भी ये इंपोर्ट बाबूस किसी ना किसी तरीके से करवा लेते। तो भारत को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो इन इंपोर्ट बाबूस, इन करप्ट ब्यूरोक्रेट्स ने किया है। और आज भी अगर आप सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सिर्फ एक काम करे कि भारत में सर्व किए हुए जितने बाबू हैं उनकी सिर्फ एक लिस्ट बना ले और सारे लिस्ट के साथ पैरेलली उनका जो अनअकाउंटेड वेल्थ है वो लिख लिया जाए, तो आपको भारत के सबसे बड़े निकम्मे देशद्रोही मिल जाएंगे। बट लेट्स सी द न्यूज एंड देन एनालाइज कि आज हमारी वीकनेसेस क्या है। अब किसी से दुश्मनी निकाल के तो फायदा नहीं है, भारत की वीकनेसेस को पहले हम समझ लेते हैं ताकि कोई ना कोई हम में से ये सॉल्यूशंस पे काम करना शुरू कर दे।
तो भाई यूएस ऑर्डर्स एंथ्रोपिक टू डिसेबल एआई मॉडल्स, क्यों कर रहा है भाई? फिर ये स्टेटमेंट भी देते हैं और उसके बाद जोहो फॉर्मर सीईओ श्रीधर वेम्बू कॉल्स एंथ्रोपिक फेबल 5 एंड माइथोस 5 सस्पेंशन अ वेक अप कॉल, सेज भारत मस्ट फाइंड हर ओन वे अहेड। ठीक है भाई, तो कुल मिला के ये कहानी है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। द यूएस गवर्नमेंट रिपोर्टली डायरेक्टेड एंथ्रोपिक टू डिसेबल एक्सेस टू इट्स मोस्ट एडवांस्ड एआई मॉडल्स फेबल 5 एंड माइथोस 5। तो फेबल 5 फॉर इट्स पार्टनर्स और माइथोस किसके लिए था? माइथोस भाई जनरल पब्लिक के लिए था। अब ये रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर लगा? सिर्फ फॉरेन नेशनल पे लगा। तो आप अगर यूएस में फिजिकली प्रेजेंट भी हैं तो भी आप इसे यूज नहीं कर सकते। द डिसीजन वाज जस्टिफाइड अंडर नेशनल सिक्योरिटी एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल कंसर्न्स। तो हमको एक बात बताना चाहता हूं, कोई भी टेक्नोलॉजी को आप पेटेंट कराने जाते हैं और अगर उसमें डुअल यूज पता चलती है, मतलब अगर उसका कोई मिलिट्री यूजेज हो सकता है, तो यूएस गवर्नमेंट के पास ऐसे पावर्स हैं कि वो आपके ऊपर आपकी टेक्नोलॉजी को पब्लिश होने से भी रोक दे, आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसको कहीं ट्रांसमिट होने से भी रोक दे और आपके ऊपर एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स लगा दे, ये बोल के कि भाई ये नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट में है। कोई डिबेट और कोई आजादी के नारे नहीं लगते, जो हो गया वो हो गया। व्हाट्स डन इज डन, यू कैन नॉट फाइट। ठीक है, अच्छा, दिस इज पोटेंशियली द फर्स्ट मेजर केस वेयर एआई मॉडल इटसेल्फ, नॉट जस्ट चिप्स, तो सेमीकंडक्टर्स तो वेपनाइज हो चुके हैं, क्रिटिकल मिनरल्स वेपनाइज हो चुका है, पीपीई किट वेपनाइज हो चुका है, एपीआई वेपनाइज हो चुका है, वाटर वेपनाइज हो चुका है। अब ये आ गए भाई एआई मॉडल्स। और देखिए, वी कैन नॉट कंप्लेन। जब हम पाकिस्तान को ये कहते हैं कि हम पानी नहीं देंगे, है ना, तो फिर जब यूएस कहता है कि हम चिप्स नहीं देंगे, वी कैन नॉट कंप्लेन। हमें अपने अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, बड़ी सिंपल सी बात है। और एनी कंट्री, मैं आपको ये कह रहा हूं कि कोई भी कंट्री भारत के पड़ोस में है और वो अपने आप को आजाद वाजाद और आजादी के नारे वगैरह लगाती है, नेपाल नेपाल बांग्लादेश पाकिस्तान, उनको ये समझना चाहिए कि भाई स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी क्या है, आप कहां कहां से कितने जगह से पंगु हैं और आपके अंदर जितने ज्यादा छेद हैं उतना आप इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, उतना आपके ब्यूरोक्रेट कॉम्प्रोमाइज होंगे, उतना वो आराम से करप्शन करके अपने बच्चों को बाहर भेज देंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी जैसी आपने कंप्लीट कर ली, आपके देश में कोई परेशानी नहीं होगी। द मूव हैज ट्रिगर्ड अ ग्लोबल डिबेट ऑन एआई सोवरेनिटी टेक्नोलॉजी नेशनलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट ये कीवर्ड्स हैं। टेक्नोलॉजी कब किसी नेशन का हो जाता है और ग्लोबलाइजेशन कब खत्म हो जाता है ये आपको पता नहीं चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कोर टेक्नोलॉजी है कोई शेयर नहीं करना चाहता, कोई शेयर नहीं करना चाहता। कोई आपको ये नहीं बता देगा कि भाई जेट इंजन कैसे बनाना है, आपको खुद बनाना पड़ेगा। स्पेस पे आपको खुद काम करना पड़ेगा, एआई पे आपको खुद काम करना पड़ेगा। माइथोस 5 एंथ्रोपिक्स मोस्ट एडवांस्ड एआई सिस्टम, नॉट अवेलेबल फॉर जनरल पब्लिक, डिजाइन फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज एंड सिलेक्टेड कॉर्पोरेट पार्टनर्स जो पैसे देंगे उनको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर एनालिसिस, वल्नरेबिलिटी डिस्कवरी एंड टेक्निकल रिसर्च। तो भाई एक टेक्निकल ग्रेड रिसर्च भी आपको मिलेगा, साइबर सिक्योरिटी के फुल प्रूफिंग टेस्टिंग वगैरह, आपके क्या क्या वीकनेसेस हैं। अब जैसे सीबीएसई के वेबसाइट में क्या वल्नरेबिलिटी है ये आपको फेबल 5 बता देगा। तो मतलब अब अमेरिका ने कहा कि भाई अगर ये सबको पता चल जाएगा तो क्या होगा, इसे यूज करके लोग हमारे ऊपर अटैक्स करेंगे। एनीवेज वे पब्लिक फेसिंग वर्जन derived फ्रॉम माइथोस टेक्नोलॉजी कंटेनिंग safety restrictions and safeguards, certain cybersecurity and biotechnology capabilities are reportedly limited compared to Mythos 5. ठीक है, अच्छा, still considered among the most powerful AI systems ever made available to civilian usage. तो भाई अगर एडवांसमेंट हो रही है एआई में तो वो एडवांसमेंट भारत और भारतीयों को नहीं मिलेगी, चाहे वो अमेरिका में भी जाके बैठ जाए, वो सिर्फ अमेरिकन को मिलेगी। ये बात आप समझिए। और उसमें भी जो मिलिट्री ग्रेड है वो सिर्फ मिलिट्री को रह जाएगी। तो इसका मतलब जो इनकी कटिंग एज डिफेंस है वो हमेशा कटिंग एज बनी रहे, इसके लिए दिन रात काम करते हैं। और अभी तो ये काम कर रहे हैं इस चीज पे कि कटिंग एज बनी रहे, बट कटिंग एज बनाने के लिए इन्होंने जो पैसे डाले, जो अपने टैलेंट को रिटेन करके रखा, उनके ऊपर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाले, उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपने टैलेंट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, उनको पैसे देने पड़ेंगे, उनसे काम कराना पड़ेगा और उनको छुपा के रखना पड़ेगा, बिल्कुल छुपा के रखना पड़ेगा। आप अपने आईआईटीएंस को उठा के नहीं दे सकते कि भाई जाइए प्लेसमेंट सेल में बैठ जाइए और जाके फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कंसल्टेंसी उनको यूज करके गोल गोल घुमा के कनाडा में जॉब दे रही हैं, या फिर एप्पल में वो काम कर रहे हैं, हैदराबाद में नौकरी कर रहे हैं। नो, इफ यू वांट टू क्रिएट, है ना, एंथ्रोपिक, या यू वांट टू क्रिएट गूगल, अब तो गूगल पुराना हो गया, अब एंथ्रोपिक आपको बनाना है तो आपको आपके बंदे यहां चाहिए, आपको आपके एक्सपीरियंस बंदे भी यहां चाहिए। आप सोचिए, जो चाइना के इंजीनियर्स हैं वो अमेरिका में जाके स्पाई बन के काम करते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट भाई, अमेरिका बिल्कुल एलिगेशंस लगाता है चाइनीज इंजीनियर्स पे कि चाइनीज इंजीनियर्स डेफिनेटली मिलिट्री स्पाइज होते हैं। थिंक अबाउट इट कि वो यहां काम ही करने आते हैं इसलिए ताकि चाइना में जाके वापस से वो सेम काम कर सके।
अच्छा, तो फेबल 5 कंसिडर स्पेशल एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अनलाइक अर्लियर एआई सिस्टम्स दैट मेनली असिस्टेड प्रोग्राम्स फेबल 5 रिपोर्टेडली परफॉर्म्स एट मच हायर लेवल। क्या क्या कर लेता है? अंडरस्टैंड लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, एनालाइज मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड, रिव्यू सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, डिटेक्ट बग्स, सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स, कंडक्ट सिक्योरिटी ऑडिट्स। मतलब अब ह्यूमंस की इसमें कोई जरूरत नहीं है। फेबल 5 कैन एग्जामिन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, आइडेंटिफाई हिडन सिक्योरिटी फ्लॉज, डिटेक्ट वल्नरेबिलिटी ओवरलुक्ड बाय ह्यूमंस एंड एनालाइज लेगेसी कोड्स। और इसके ऊपर गवर्नमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल खर्च करती है। हमारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस बन रखी हैं, एनआईसी, सर्टफिन। ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? आपकी वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करती हैं, सरकारी वल्नरेबिलिटीज, और उसको फाइट करती हैं। एनी विच वे, अब देखिए, वन रीजन गवर्नमेंट आर कंसर्न्ड इज दैट द सेम कैपेबिलिटी कैन बी यूज्ड बाय बोथ डिफेंसिवली एंड ऑफेंसिवली। मतलब अब कोई चाइनीज इंजीनियर है, वो भी इसे यूज कर सकता है टू फाइंड बग्स, और वो बग के ऊपर अटैक करने के लिए। अच्छा, इसके साथ फेबल 5 ऑटोनॉमस टेक्निकल रिसर्च करता है। मतलब रीडिंग टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स। आप किसी डैम का स्ट्रक्चर बना रहे हो, उसमें टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं। आप कोई भी स्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, उसमें टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स आपके डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है। आप कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप कोई डीपीआर पे काम कर रहे हो, हर जगह टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन है। उसे ये रीड कर सकता है, उसे बेटर कर सकता है। एनालाइज मल्टीपल सोर्सेज, कंपेयर सॉल्यूशंस, कि सर आपने जो सोल्यूशन फाइंड किया इससे बेटर नेदरलैंड्स में है, इस सोल्यूशन को आप इंप्लीमेंट करिए, इसको, इस डिजाइन को ऐसे चेंज कर लीजिए। सो इट कैन एडवाइज इंजीनियर्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को एडवाइज कर सकता है, ऐसे स्ट्रक्चर मजबूत होगा थ्रू एआई। अब आप सोचिए, मजदूरों को उठाने के अलावा ये भी बता सकते हैं कि ब्रिज कैसे बनाना है, रोड कैसे बनानी चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट करें अगर बारिश 200 सेंटीमीटर है, क्या इंप्रूवमेंट करें अगर पड़ोस में नदी है। ठीक है, असिस्ट विद टेक्निकल डिसीजन मेकिंग। तो भाई ये जो एडवांस्ड एआई है, ये किसी और के पास पहुंच नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भाई इनको ऐसा लगता है कि साइबर वॉरफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग, वल्नरेबिलिटी डिस्कवरी, मिलिट्री सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक रिसर्च कैपेबिलिटीज, रिसर्च भी नहीं रहना चाहिए, इंटेल गैदरिंग भी नहीं होनी चाहिए, मिलिट्री सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी नहीं होना चाहिए, और साइबर वॉरफेयर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो भाई किसी नॉन स्टेट एक्टर, अरे मतलब किसी और इंटेलिजेंस एजेंसी के पास ये सब पहुंच गया तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले हम क्या करते थे कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये सबको हम बचा के रखते थे, सेमीकंडक्टर्स को बचा के रखते थे, है ना। एआई के चिप्स को हम रिस्ट्रिक्ट करते थे, वेपनाइज करते थे। आज के डेट में आप एआई को सीधा वेपनाइज कर रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। ये कह रहे हैं, जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू आर्ग्यूज दैट दिस इंसिडेंट मच बिगर देन एंथ्रोपिक। अकॉर्डिंग टू हिम, इट डेमोन्स्ट्रेट्स दैट ग्लोबलाइजेशन इन एडवांस टेक्नोलॉजी इज एंडिंग। एडवांस टेक्नोलॉजी में वैसे भी इट हैज एंडेड, इट इज नॉट एंडिंग टुडे। एडवांस टेक्नोलॉजी कोई अपनी शेयर नहीं करता, डुअल यूज टेक्नोलॉजी कोई अपनी शेयर नहीं करना चाहता। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स साइफन ऑफ करना पड़ता है। आपकी एडवांस कंपनीज, आप इनफैक्ट टाटा को, अदानी को, अंबानी को भेज दीजिए और बोलिए कि गो फॉर एनी अमेरिकन कंपनी, उनसे टेक्नोलॉजी लेके आ जाए, दे विल हैव टू टेक एन अप्रूवल फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट। वो अपने पैटेंट साझा नहीं कर सकते। तो कोई भी कंट्री अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आपके साथ क्यों शेयर करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। अच्छा, इसके बाद यूएस सेमीकंडक्टर रेस्ट्रिक्शंस जब चाइना पे लगते हैं, एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन एडवांस चिप्स, या फिर आप सिंपल ले लीजिए ना, आप एपीआई के बारे में याद करिए कोविड के टाइम में, बहुत सिंपल चीजें रखिए। या फिर क्रिटिकल मिनरल्स की बात करिए, ये क्रिटिकल मिनरल से बने हुए मैग्नेट्स की बात करिए, आप बैटरीज के ऊपर बात करिए। अगर आप चाइना के ऊपर 4 रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, चाइना आपके ऊपर 40 रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। और ये वल्नरेबिलिटी, जब आप लास्ट स्लाइड देखेंगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा, वल्नरेबिलिटी कितनी ज्यादा है। हिज सेंट्रल आर्गुमेंट इज दैट इंडिया शुड नॉट अज्यूम परमानेंट एक्सेस। मैं तो ये कह रहा हूं, इंडिया शुड नॉट अज्यूम परमानेंट फ्रेंडशिप। आपको क्यों लगता है कि G2 की बात हो रही है? वाई डू थिंक G2 की बात हो रही है? कि चाइना यूएस ने डिसाइड कर लिया है कि भाई अब वो दोनों ही बाप बन के रहेंगे और किसी भी कंट्री को आगे पीछे आने नहीं देंगे। और चाइना ने ये डिसाइड कर लिया कि वो तो बॉस है, और यूएस ने ये डिसाइड कर लिया कि यूरोपियन यूनियन, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। You don't need it. Just two powers, they can distribute amongst each other, compete and cooperate. और बाकी कंट्रीज को खाली छोड़ दो, हल्के में छोड़ दो। Why AI sovereignty is becoming important? क्योंकि भाई आपके जो AI मॉडल्स है, डेटा है, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लाउड परफॉर्मेंस है, रिसर्च इकोसिस्टम्स है, आपकी जो बेसिक मिलिट्री रिसर्च है, आपकी साइबर सिक्योरिटी है, वो सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करेगी। और कर के डेट में मैं एक प्लग खींच लेता हूं तो आपके पास क्या है? यूएस तो कहेगा कि भाई आई एम रिप्लेसिंग ऑल द इंडियन एम्प्लॉयज विद एआई। इंडिया विल से व्हाट? वी डोंट हैव द एआई सिस्टम, वी डोंट हैव अ कंपीटिंग सिस्टम। ठीक है, अब आ जाइए स्ट्रेटेजिक असेसमेंट पे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सोचिए जरा कि जब ये 1950s में ये बात होती थी ना, शिप टू माउथ, कि भाई हमारे पास खाना नहीं है, हम अमेरिका पे डिपेंडेंट हैं खाने के लिए। आज हमने खाने का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। अब आ जाइए वाटर पे।
वाटर में जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बॉम्ब है और ये पॉपुलेशन बॉम्ब फट रहा है। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि आप दिल्ली मुंबई में है, किसी सिटी में है, तो यू कैन नॉट हैव अ फैमिली, ठीक है। जो कॉस्ट इतना रेस्ट्रिक्टिव है, जॉब टाइमिंग्स इतनी टफ है कि एक नॉर्मल फैमिली कभी फैमिली बना ही नहीं सकती। मतलब एक वाइफ एंड हस्बैंड दे थिंक 500 टाइम्स बिफोर क्रिएटिंग अ चाइल्ड, ठीक है। अब आप सोचिए उसी टाइम में विलेजेस में, बॉर्डर्स के पास में, स्ट्रेटेजिक एरियाज में, तहसील्स में, वहां पे पॉपुलेशन बॉम्ब हो रहा है। वर्किंग एज मैन कमिंग इनटू इंडिया, मैरिंग इंडियन वुमेन एंड रिप्रोड्यूसिंग इन इंडिया, 12 to 14 किड्स। इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? वाटर बॉम्ब। इसके अलावा हमने एक गन्ने के जूस को यूज करना शुरू कर दिया है फ्यूल में। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कॉमन सेंस ये कहता है कि गन्ना अगर आप उगाते हैं, गन्ना इज अ वाटर गजलिंग क्रॉप। आपका वो लॉजिक है ना, क्रॉप वेस्टेज से हम इथेनॉल बनाएंगे, दैट वाज फाइन। बट जब आप क्रॉप से, क्योंकि क्रॉप वेस्टेज तो कितना ही होगा, 10%, 20%, 20% से इथेनॉल आप बनाएंगे तो आपका कितना ही इथेनॉल बनेगा। तो आप एक टाइम ऐसा आएगा वेयर आप ऊर्जा दाता बनने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने लैंड पे सोलर लगाएंगे और जो प्लांट्स उगाएंगे उससे आप इथेनॉल बना रहे होंगे। तो वो इथेनॉल कहां से आएगा? पानी से ही बनेगा ना। मतलब गन्ने का जूस हो या किसी और चीज का जूस हो, किस चीज से बनेगा? इट विल कम फ्रॉम वाटर। तो वाटर स्कार्सिटी, वाटर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप नेशनल सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं तो जिस तरीके से आपकी एनर्जी सिक्योरिटी होती है, फूड सिक्योरिटी होती है, उसी तरीके से वाटर सिक्योरिटी होती है। तो आपको पानी कंटिन्यूसली सप्लाई करना पड़ेगा अपने लोगों को, अपनी इंडस्ट्री को, अपने पावर प्लांट्स को। पावर प्लांट में भी, इंडस्ट्री में भी पानी की जरूरत होती है। टैलेंट, टैलेंट में कहीं ना कहीं हम ये वाटर और टैलेंट में हम कहीं ना कहीं येलो एरिया में है। फूड में हम वी आर सिक्योर, वी आर फूड एक्सपोर्टर। टैलेंट में प्रॉब्लम यह है कि जो हमारा मेजोरिटी टैलेंट है वो इंडिया में है, बट जो हमारा क्रीम ऑफ द टैलेंट है वो इंडिया में रहता ही नहीं है। जैसे ही इंडिया में टैलेंट बन जाता है वो बाहर चले जाता है। टॉप डॉक्टर्स, टॉप इंजीनियर्स, टॉप साइंटिस्ट इंडिया में नहीं है। जब वो वापस भी आते हैं तो क्या उन्हें हम ठीक से हायर कर पाते हैं, अच्छी सैलरी दे पाते हैं? द आंसर इज नो। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मान लीजिए वो बाहर काम कर रहे हैं, क्या ऐसी कोई एजेंसी है जो उनको फटाफट हायर करके वापस ले आए किसी भी बहाने से? ऐसी कोई एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। अब आ जाइए मोबाइल पे। मेरे पास चाइना का भी है, अमेरिका का भी है, आपके पास भी चाइना का भी होगा, अमेरिका का भी होगा। अब ध्यान से समझिए, आप यहां पे कितने भी डेटा सेंटर्स बना ले, अगर मैं मोबाइल चाइना का यूज कर रहा हूं तो इट इज वर्चुअली अ सर्वेलेंस टूल। चाइना को यह पता है, उसको सीसीटीवी की कोई जरूरत नहीं है, उसके पास उसका मोबाइल है। अमेरिका के पास उसका मोबाइल है, उसमें ऑडियो, वीडियो, गैलरी एक्सेस से लेकर आपका मोबाइल का बिहेवियर, आपका कॉलिंग का बिहेवियर, एवरीथिंग कैन बी ट्रांसमिटेड। क्या कोई भी एजेंसी इतनी बड़ी है कि इन बड़ी कंपनीज को ट्रैक कर सकती है कि व्हाट डेटा इज बीइंग ट्रांसमिटेड एंड व्हाट इज नॉट बीइंग ट्रांसमिटेड? नो, कोई ये ट्रैक नहीं कर सकता। मतलब चाहे भी तो भी ट्रैक नहीं कर सकता जब तक आप अपने मोबाइल फोन्स पे डिपेंडेंट हैं, और ये मोबाइल फोन दूसरी कंट्री से आ रही हैं, दूसरी कंपनीज के हैं, तो आप फंसे हुए हैं। अच्छा, अगर एक बात बताइए, अगर आपका मोबाइल आपके हाथ में है, ठीक है, उसकी असेंबली कितनी भी इंडिया में हो जाए, तो फिर उसका डेटा कहां जा रहा है? डेटा बाहर जा रहा है। उस डेटा से जो वेपराइजेशन उस डेटा का करके जो कंपनीज एंटर कर रही हैं, जो अलग अलग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस ले रही हैं भारत में, तो डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा इज गोइंग आउटसाइड। एनी विच पे, क्लाउड पे आ जाइए। कौन सी सर्वर्स को यूज करते हैं आप? और मुझे कमेंट करिए प्लीज, टेल मी विच कंट्री आर वी डिपेंडेंट ऑन क्लाउड पे। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके क्लाउड पे हम सारी वीडियोस अपलोड करते हैं, मैं अपने पॉडकास्ट अपलोड करता हूं? थिंक अबाउट इट, बी वेरी स्मार्ट। स्टार्टअप्स पे आ जाइए। स्टार्टअप्स, जब ये स्टार्टअप रेवोल्यूशन, स्टार्टअप इंडिया की बात हुई थी, तो स्टार्टअप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी। जब हम वीसीज की बात करते हैं, वेंचर कैपिटल, तो वेंचर कैपिटल कहां से आया था? डॉलर में आया था क्या? तो बाहर से आया था क्या? तो आप देखिए, 3 भारतीयों को समंदर में मार दिया गया है ना, और उसके ऊपर आप कुछ कह नहीं सकते। आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बट आप अंदर से कितने पंगु हैं, और क्यों नहीं आप कुछ कह सकते? और ये पंगु आप एक दिन में नहीं बने, ये पंगु आप जिस दिन ये देश आजाद हुआ था तब से। अब पॉइंट ये है कि हमारे पिछले 70-75 साल में, पिछले 30 साल में इनफैक्ट, जो हमारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने किया क्या है? दैट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। कि आप किसी भी सेक्टर में लीड नहीं कर रहे हैं। लीडिंग होती है, एक होता है फॉलोइंग अप। चलिए, हम बहुत अच्छे हैं ऑटोमोबाइल्स में, सैटेलाइट में, बट उसमें वी आर नॉट लीडिंग। मतलब सारी कंट्रीज को लीड कर रहे हैं। इन व्हाट एस्पेक्ट वी आर लीडिंग? जब हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है तो हमने बांग्लादेशी को क्यों रखने दिया? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट क्वेश्चंस। कि कैसे होता है कि जब आपके पास ऑलरेडी इतने इतने सारे बर्डन्स हैं, इतने सारा वर्क है, तो आप बांग्लादेशी को भी आके बिठा दो, उनको खाना खिलाना शुरू कर दो, तो स्टिल आवर फोकस इज कि भाई उनके लिए रोटी कपड़ा मकान कर दो, राइट? एंड द टैक्स पेयर मनी गोज टू दैट एंड देन साइफंड ऑफ। फिर ब्यूरोक्रेट, अभी देखिए वेस्ट बंगाल में इतना सारा पर चल रहा है, सबसे ज्यादा किसने पैसा कमाया? टीएमसी ने, उसके लीडर्स ने। और अभी भी किसने, कौन पैसा कमा रहा है? पहले भी कौन पैसा कमा रहा था? वही ब्यूरोक्रेट जो टीएमसी में थे, अब बीजेपी में। सरकार किसी की भी हमेशा खाते हैं, राइट?
अब ध्यान से देखिए, स्टार्टअप्स, मार्केट्स, मार्केट्स में पार्टिसिपेशन फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का है, और इसके थ्रू वो आपकी स्ट्रेटेजिक कंपनीज के अंदर घुस चुके हैं। यस और नो? अब आप एक एक मेरे को डेटा पॉइंट बताइए, आप मुझे बताइए कि क्या भारत के जो अभी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्या उसमें बहुत सारा फॉरेन पैसा आ रहा है, बहुत सारी फॉरेन फंडिंग आ रही है? तो अगर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का खराब है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत ऐसी है कि आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि बांग्लादेशी लाइन से खड़े हैं, ऐसी गंदी हालत है, बदबू आती है, सड़ी हुई बदबू। कोई भी राइट थिंकिंग मैन वो ये नहीं सोचेगा कि यार मेरे बच्चे की डिलीवरी यहां हो जाए, मेरी मम्मी की इलाज यहाँ पे हो जाए, नहीं नहीं, वो बोलेगा यार छी, गटर, एब्सोल्यूट गटर। किसी स्टेट में ले लो, किसी ईयर उठा लो, गटर छाप हॉस्पिटल बना रखे हैं, ये हमारे हेल्थ सेक्रेटरीज इतने सारे पैसे करोड़ों करोड़ों बना के गए, ठीक है। बट आप क्या कर रहे हो, अब जो प्राइवेट सेक्टर आपने अच्छे से किया, जिसके लिए भाई अफगानिस्तान से लोग आते थे इलाज कराने के लिए, बांग्लादेश से लोग आते थे इलाज कराने के लिए, इलाज कर दो सस्ते में, सर्जरी कराने के लिए भाई विदेश से आते थे, वो क्या कर रहे हैं, यहां पे पैसे डाल के इन चेन्स को खरीद रहे हैं एक एक करके। न्यूक्लियर हमारा अपना है, बहुत अच्छी बात है ये, और न्यूक्लियर वेपन्स के लिए जरूरत था, तो जहां पे लात पड़ी, जहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का लात पड़ी, तो वहां पे काम होने लगा। मतलब स्पेस में कैसे काम हुआ, न्यूक्लियर में कैसे काम हुआ, डीआरडीओ से मिसाइल कैसे बन गई, और बाकी जगह कबाड़ कैसे कर रखा हमने? वेरी सीरियस क्वेश्चंस। एआई कूड़ा कबाड़ा बन रखा हमारा, क्या कर रहे हैं हम एआई पे? वेपन्स, वेपन्स में मैं कहूंगा कि लास्ट 10 साल में जो काम हुआ है शायद ही कभी हुआ हो, शायद ही कभी हुआ हो। बट वेपन्स में जो कटिंग एज वेपन्स है वो हमारे नहीं है, आज भी हमें रफाल रफाल करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? अगले 10 साल तक हमें रफाल 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 सुखोई सुखोई खेलना पड़ेगा। दैट्स वेरी बैड फॉर इंडिया। अरे छोड़िए आप रफाल, हमारे पास एक कॉमर्शियल एरोप्लेन क्यों नहीं है? कॉमर्शियल प्लेन्स है ना, वो एयरबस बोइंग से ही क्यों आते हैं? क्योंकि कोई ब्यूरोक्रेट खा लेता होगा पैसे कि मत करो इनोवेशन। अब हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, वो कितने ही पढ़े लिखे होते हैं, मोस्टली यार किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, मोस्टली यार गांव देहात से आते हैं, उनको क्या पता है यार ये सारी चीजों के बारे में? जो एडवाइस मिलेगा वही तो उनको एडवाइस मिलता है, सिर्फ एक, साहब ये पैसे बांट दो आप इलेक्शन जीत जाओगे, फिर 4 साल मैं खाऊंगा, 4.5 साल आप खा लेना, फिर मैं एक पॉलिसी बताऊंगा आप जीत जाओगे इलेक्शन। दिस द एडवाइस, मॉकरी ऑफ द सिस्टम। उसके बाद देखिए एडवांस चिप्स, कुछ नहीं आपके पास। एनर्जी, एनर्जी में तो आप डिपेंडेंट है मिडिल ईस्ट पे, तेल गैस पे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप तेल गैस रोक के उसको गन्ने से रिप्लेस कर दोगे, ऐसा तो है नहीं। अगेन अ डम एडवाइस गिवन बाय सम ब्यूरोक्रेट कि गन्ने के जूस से सब ठीक हो जाएगा। फिर वाटर की क्राइसिस क्रिएट हो जाएगी तो क्या बोलोगे अचानक से कि जो E20 E50 की जो गाड़ियां बन रखी है, E85 की जो गाड़ियां बन रखी हैं, उसको रोल बैक कर लेते हैं, वापस E0 पे चल लेते हैं, सऊदी से मंगा लेते हैं तेल, क्योंकि पानी की किल्लत हो गई है। सो यू हैव टू थिंक इट थ्रू, है ना। सैटेलाइट्स, गुड वर्क, ठीक है। बट उसमें भी देखिए जो हमारा जो नाविक वाला काम हुआ था, उसमें फंस गए थे हम। नाविक में क्या हुआ था, कमेंट में डालो यार। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आपको पुश करना चाहिए कि जाके भाई अपना ऑटोमोबाइल उठा के जापान में डाल दो, अमेरिका में डालो, चाइना में डालो, कंपीट करो उनसे। बट नहीं, वही यार E5 E10 ये गोलमोल चल रहा है। आप इन्हीं को बोलो ना एफिशिएंट कार्स बनाओ, जीरो इमिशन कार्स बनाओ यार, गो टुवर्ड्स इनोवेशन, गो टुवर्ड्स ईवी। ये बीच का ये इथेनॉल समझ भी नहीं आता, ठीक है ना, ठीक से आईसी इंजन बन पा रहा है ना इथेनॉल ही बन पा रहा है। फ्लेक्स फ्यूल व्हाट द हेल। बैटरी, बैटरी बैटरी पे सोचिए जरा, किस पे डिपेंडेंट है आप? चाइना पे। तो आप अगर ईवी इकोसिस्टम पे भी काम कर रहे हो, बैटरी आपकी बाहर से बन के आ रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल डिपेंडेंसी है भैया, ईवी की डिपेंडेंसी क्रिटिकल मिनरल्स पे है। अब आ जाइए मीडिया पे। मीडिया में आप ये समझ लीजिए कि जो हमारी सोर्सिंग ऑफ न्यूज होती है, वो बड़ी गलत होती है। हमारे खुद के कॉरेस्पॉन्डेंट्स है नहीं दुनिया में, हम दूसरों से एपी वेपी से सामान उठाते हैं। और सोशल मीडिया तो माशाल्लाह क्या बताऊं आपको, इज बेटर टू नॉट हैव अ सोशल मीडिया इटसेल्फ। कि क्या सोशल मीडिया है, मतलब क्या चलाया जाता है, ये समझ ही नहीं आता। एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको सिर्फ ऐसी स्टोरीज बताई जाएंगी जिससे आप और हम बरगला जाएं, ठीक है। और हमेशा याद रखिए अरब स्प्रिंग कैसे हुआ था वहां की। इसके अलावा भी बहुत सारी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटीज हैं। सिंपल सी बात यह है कि मैं एक चीज देख रहा हूं कि जहां पे व्हेन पुश कम्स टू शव, जब फूड की क्राइसिस हो गई है ना, सैटेलाइट की क्राइसिस हुई, न्यूक्लियर की क्राइसिस हुई, क्रायोजेनिक इंजन की क्राइसिस हुई, मिसाइल की क्राइसिस हुई, तो सब कुछ बन गया। और जब तक क्राइसिस ना हो, क्राइसिस होने पे एपीआई, मतलब कोविड के बाद एपीआई पे इतना तगड़ा काम हुआ है, पीपी किट बनने लगे। बट जब तक क्राइसिस ना हो, जब तक डंडा लेके आपके पीछे कोई खड़ा ना हो जाए, तब तक आपसे क्लाउड नहीं बनेगा, तब तक आप बाहर पे डिपेंडेंट रहो, तब से आपसे मोबाइल नहीं बनेगा, है ना। कब तक
ये जो आप इन्फ्लुएंसर से प्रमोट करवा करवा के फॉरेन की जो मोबाइल कंपनीज हैं इनको प्रमोट करते रहेंगे, कब तक हम फॉरेन सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट रहेंगे? टिल व्हाट टाइम? जब हमारा पूरा डेटा नंगा हो जाएगा। अगले 10-20 साल हैं बस भारत के पास। इसमें दो ही चीज़ हो सकती हैं, या तो भारत के सारे ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियन के साथ मिलके भारत को नंगा करके चोरी कर लें, या तो हम वेरी सीरियसली G2 की जगह G3 बना दें। स्मार्ट पीपल विल अंडरस्टैंड दिस इज द लास्ट टाइम फॉर इंडिया। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज जय हिंद जय भारत।